स्वागत है बच्चा पार्टी इम्पैक्ट बुक के एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर स्वागत है। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है सर जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने कैसे इम्पैक्ट बुक में डील किया है बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में मेनली आपको तंग करती हैं एडजस्टमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टडी मेटल से ही आता है, बाहर नहीं आता। वो एडजस्टमेंट को स्टडी मेट RTPY के सबको समेट के एक जगह ले आया और यहाँ हर एक का इफेक्ट बता दूंगा कौन सा कहाँ जाए। तो वो कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ इम्पैक्ट बुक ले लो। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए फ्लो चार्ट है और प्रैक्टिकल चैप्टर्स के लिए ये है, ऐसे टाइप की नोट्स हैं हमारे। इम्पैक्ट बुक सेल्फ स्टडी के लिए एक बार रामबाण साबित होगी। निकलते बढ़ते 50-60 पेज में पूरा एडवांस अकाउंट्स रिवाइज कर जाओगे यार तुम। कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तुम्हारे कहने पर। ये इसका अलग, प्रैक्टिकल चैप्टर्स का अलग। जो भी चाहिए खाली वो ले लेना, दोनों चाहिए दोनों ले लेना। PDF हार्डबुक किसी के पार्ट की, किसी भी पार्ट की या पूरी बुक की, जैसे आपकी इच्छा हो। सब कुछ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ देखो फटाफट। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो बच्चा पार्टी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर। बच्चों जैसा मैंने आप सभी को बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमारी, वो होती हैं बैलेंस शीट और P&L। यूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, पर उसका चैप्टर हमने अलग पढ़ दिया। वो आप 11th क्लास में पढ़ते थे, जर्नल, उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो वही ट्रेडिंग P&L को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह देते हैं और बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही कहते हैं कॉर्पोरेट के केस में। ट्रेडिंग P&L कहा जाता है इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के केस में, और कॉर्पोरेट कहा जाता है कंपनी के केस में बच्चा। और आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बनाएंगे। अब किसी भी कॉर्पोरेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, उसका जो फॉर्मेट है, अभी क्वेश्चंस आएंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब बनाएंगे हम वो फॉर्मेट। वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 ने दिया हुआ है। वही है, वही वाला 11th क्लास 12th क्लास वाला ही ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है। थोड़ा नाम सजा देते हैं, साथ सजावट कर देते हैं, चीज़ों के नाम बदल देते हैं, लेफ्ट राइट की बजाय अप डाउन कर देते हैं। यस सर, लेफ्ट राइट की बजाय अप डाउन कर देते हैं, फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज करते हैं। क्वेश्चंस अभी आने वाले उनमें भी खूब प्रैक्टिस करेंगे हम फॉर्मेट। मेनली जो इस चैप्टर में समस्या आती है आप लोगों को, जिससे आप पूरे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, वो आती है एडजस्टमेंट्स की, कि किस आइटम का, किस ट्रांजैक्शन का, किस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब आपको एक बात बता दूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, स्टडी मटेरियल से बाहर बहुत ही कम आता है। यूँ तो पूरा सिलेबस ही स्टडी मटेरियल से आता है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर भी स्टडी मटेरियल से बाहर बहुत ही कम आता है। मैंने स्टडी मटेरियल RTP MTP PYQ के क्वेश्चंस खंगाले, उनमें जहाँ जहाँ भी वो कीमती एडजस्टमेंट्स थी जो आपको तंग कर सकती हैं, उनको एक जगह समेट करके ले आया, और इनके इफेक्ट एक बार को आप सीख लीजिए। उसके बाद लॉलीपॉप है यार आपके लिए। उसके बाद उसके बाद जो चीज़ें बचती है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है कैसे करना हो, तो बस प्रैक्टिस फिर क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगी। मेनली पहले इन चीज़ों पे ग्रिप बना लो आप लोग। इसीलिए इस चैप्टर को शेड्यूल 3 का नाम दिया गया है, क्योंकि शेड्यूल 3 जो कंपनीज, जैसे क्या होता है आपकी बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं, ऐसे एक्ट के अंदर शेड्यूल्स होते हैं। तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 या यूँ कहूँ चैप्टर 3 ने ये फॉर्मेट बताया है कि P&L और बैलेंस शीट कैसे बनेंगे। क्वेश्चंस में खूब प्रैक्टिस करेंगे, बाकी चीज़ें वहाँ पे आपकी डील हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कैसी भी। जो दिक्कत करेंगे चीज़ें, उनकी तैयारी पहले कर लो। ये हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट। ठीक है सर जी, जरूर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेके प्रभु का नाम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। डाउट मैं वहीं लेता हूँ बच्चा पार्टी, डाउट आपको वहीं मिलेंगे, चाहे मेरे स्टूडेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी, पर स्टूडेंट हो तो प्रायोरिटी बेस पे डील किया जाएगा। ओके सर जी, और सब्सक्राइब कर दो यार। आखिरी 8-10 दिन लाइव बैठूंगा यूट्यूब पे, केवल तुम्हारे डाउट लूंगा रे। ठीक है सर, कर देता है बच्चों। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, और ये नोट्स बहुत कमाल के हैं, आपके सामने फ्लैश है। चलते फिरते, निकलते जाते, एग्जाम हॉल में कहीं भी ले जाओ इनको, चलते चलते ऐसे चैप्टर्स यूँ रिवाइज होंगे, तुमने सोची ना हो, और कर भी रहे हो तुम अभी तक, तुमने सोची है अभी तक प्रूव होगी ये बात। हाँ जी सर जी। तो ये लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में? इफ अपियरिंग ओनली इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L पर उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में दिखाओगे केवल करंट एसेट्स के अंदर, इन्वेंट्रीज में। ओह, ऐसे करके आपने हर एक आइटम के हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट लिख दिया यहाँ पे। हाँ, तो बस यही तो होता है SPL बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, कुछ चीजें उसके अंदर होती है, कुछ चीज उसके नीचे लिखी होती हैं।
अब अगर अंदर है और बाहर है, कौन सी चीज को कहाँ ले जाना है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो कीमती एडजस्टमेंट है। बाकी लॉलीपॉप क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तुम लोगों को पता नहीं क्या ही बेचा गया है अभी तक, मेरी तरफ से नहीं, बाकियों की तरफ से कह रहा हूँ। मेरी तरफ का तो तुम देख ही रहे हो क्या बेचा गया। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एसपीएल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में, इन्वेंटरी में दिखाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर होने का मतलब है वो परचेजेज में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, केवल बैलेंस शीट में, इन्वेंटरी में जाएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक तो मतलब अभी उसकी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, वो एसपीएल में भी जाएगा। देखो पीएनएल अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी एसपीएल कह देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कॉर्पोरेट के चैप्टर में। तो ये वही आपका ट्रेडिंग पीएनएल से एसपीएल कह रहा हूँ मैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बैलेंस शीट को तो बैलेंस शीट कह ही रहा हूँ। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो एसपीएल में चेंजेस इन इन्वेंट्रीज नाम की एक हेडिंग होती है, उसमें जाएगा। उसमें हम फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लिखते हैं। सब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन में लाइव सब करेंगे। अभी आपका काम है जो मैं समझा रहा हूं उतना सुनो, उसको समझो, इन एडजस्टमेंट्स को लर्न कर लेना और फिर अगली क्लास में क्वेश्चन में मिलना और फिर देखना। और बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, वहीं पे करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज के अंदर बच्चा पार्टी। ठीक है सर। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब होता है सर? वो एक्सपेंस जो हमारे ऊपर उधार है, वो एक्सपेंस जो हमारे ऊपर उधार है बच्चा पार्टी, वो एक्सपेंस जो हमारे ऊपर उधार है। तो एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में खर्चे में ऐड होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में खर्चे में जाएगा। क्यों जाएगा सर? अब वो तो उधार है, अभी हमने पे नहीं किया, क्योंकि हम अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं रे। खाली जो हमने पे किया है वही नहीं लिखते। अगर हमने कोई खर्चा कर दिया उधार है, वो भी खर्चा ही मानते हैं हम उसको भी। एक्रूअल बेसिस का यही मतलब है, 11th क्लास से तुम पढ़ रहे हो कि केवल नगद नहीं, उधार ट्रांजेक्शन्स भी आपकी ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं और उनकी भी अकाउंटिंग होती है। तो भले ही तुमने खर्चा कर दिया है, पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट अभी उधार है तुम्हारे ऊपर, फिर भी खर्चा तो वो है ही, तुम्हारे खर्चे में तो आएगा। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, यानी उधारी। लायबिलिटी का मतलब उधारी में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वही होते हैं जो 12 महीने के अंदर पे करने होते हैं, इसलिए करंट लायबिलिटी में आएगा। उधार है, पे करना, इसलिए लायबिलिटी तो है ही है। ओके सर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएनएल में और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में, पीएनएल में जिस भी खर्चे से रिलेटेड आपका उधार है वहां पे जाएगा। जैसे मान लो आपका रेंट था टोटल साल का 12,000 रुपये, आपने पे किया 10,000, तो पीएनएल में लिखोगे रेंट पेड 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, वहां ऐड करके शो करोगे। और 2,000 बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखोगे रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये याद होनी चाहिए चीजें आपको, बिल्कुल ऑन द टिप्स। तो क्लोजिंग अब याद करवाते हुए चलता हूँ, 10 बार याद भी करवा दूंगा साथ के साथ क्लास में ही। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो पीएनएल में कुछ नहीं, बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, इन्वेंटरीज में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो एसपीएल में, चेंजेस इन इन्वेंटरीज में, और बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, इन्वेंटरी में, यानी दो जगह जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो पीएनएल में कंसर्न खर्चे में ऐड होगा क्योंकि खर्चा तो है ही, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखाओ क्योंकि पे नहीं किया है, उधार है तुम्हारे ऊपर। प्रीपेड एक्सपेंस, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो एसपीएल से लेस कर दोगे, हटा दोगे। क्यों? एक्रूअल बेसिस के साथ साथ अकाउंटिंग का एक और सिद्धांत होता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये दोनों क्या कहते हैं? करंट ईयर के पीएनएल में केवल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के खर्चे ही आएंगे। वो इनकम, वो खर्चे भले ही कैश में हो, भले ही नॉन कैश में हो, सारे आएंगे, पर ना पिछले साल का कोई खर्चा इनकम करंट ईयर में आएगा, ना अगले साल का आएगा। करंट ईयर में केवल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के खर्चे, करंट ईयर के एक्सपेंसेस, भले ही उधार वाले, भले ही नगद वाले, वो सारे, पर किसी दूसरे साल का नहीं। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है अगले साल का खर्चा तुमने अभी पे कर दिया। अरे भाई, तो एसपीएल से हटाओ, उस खर्चे में से हटा दो इतना पोर्शन जो अगले साल से रिलेटेड है, वो इस साल के पीएनएल में नहीं आएगा। मान लो तुम्हारा रेंट था 12,000 और तुमने पे कर दिया 15,000, अगले साल का 3,000 एडवांस दे दिया, तो क्या करोगे? 3,000 हुआ तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस। वो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा मिलेगा क्वेश्चन में कि आउट ऑफ 15,000 रेंट पेड, 3,000 इज प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ट्रायल बैलेंस में लिखा दिखेगा रेंट 15,000 और नीचे लिख देंगे इस 15,000 में से 3,000 प्रीपेड है, यानी अगले साल का है। तो तुम्हें क्या करना होगा? एसपीएल में रेंट में से माइनस करोगे 3,000, 15,000 माइनस 3,000, ऐसे लिख के शो करोगे कि 3,000 इस साल का नहीं है, यहाँ से हटा रहे हैं, इस साल के पीएनएल में इसी साल की चीजें आएंगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई, हम तो वही फॉलो करेंगे। और इस 3,000 को बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में भी दिखाओ। ये खर्चा नहीं, एसेट है। एडवांस पेमेंट हमेशा एसेट बनती है, और अगले साल से ही रिलेटेड है, यानी 12 महीने ही है, 12 महीने का ही गैप है, तो करंट एसेट्स में आएगा। ओके सर जी। उसके बाद इनकम आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब तुमने अपना काम पूरा कर दिया, पैसे प्राप्त करने बाकी है। मान लो जैसे 3 महीने का बैच है, मैंने 3 महीने पूरा पढ़ा दिया और एक बच्चे से भी पैसा नहीं आया,
उसमें वैसे तो एडवांस देते हो आप लोग, पर उस बच्चे ने कहा था कि सर बैच पूरा होने पे मैं दे दूंगा, तो थोड़ी समस्या रही उसके साथ, तो मैंने सुन लिया, मान लिया। तो 3 महीने मैंने पढ़ा दिया है और अभी पैसा उससे आया नहीं है, और बीच में मेरी डेट आ गई है, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, बैलेंस शीट और P&L बनाने की, यानी 31 मार्च आ गई है। तो मैं 31 मार्च पे अपना SPL और बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और इस दिन ऐसे हालात हैं कि एक बच्चे से फीस लेना बाकी है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे ये हालात मेरे SPL और बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे? भैया इसे मैं अपने SPL में, P&L में, इनकम में दिखाऊंगा। क्यों? अकाउंट्स क्या कहती है, भले ही पैसा मिलो भले ही ना मिलो, तुमने अपना काम कर दिया ना, तुमने पढ़ा दिया ना बच्चे को, तुम्हारी इनकम है। तुमने करंट ईयर में बच्चे को पढ़ाया, करंट ईयर की इनकम बुक करो, पैसे आए ना आए उससे हमें मतलब नहीं है। करंट ईयर में पढ़ा है, करंट ईयर की इनकम बनेगी, यही तो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो SPL में इनकम में जाएगा भाई, ठीक है सर। और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में भी दिखाऊंगा, अदर करंट एसेट्स की हेडिंग में। वो क्यों सर? पैसा आने वाला है, आया तो नहीं पर आने वाला है, और जहां से भी पैसा आने वाला है वो हमारे करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, 11th क्लास से तुम जानते हो, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे? जो अगले साल का खर्चा अभी पे कर दिया, करंट ईयर के SPL से हटा देंगे क्योंकि करंट ईयर का खर्चा नहीं है, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। इनकम आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे? यानी वो पैसा जो हमने अपना काम पूरा कर दिया, पैसा मिलना बाकी है, तो इनकम तो हमारी है, SPL में तो लेना पड़ेगा, अदर इनकम में क्यों? भैया हमने काम पूरा कर दिया, पैसा मिले ना मिले अकाउंट्स को इस बात से मतलब नहीं है। और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में भी आएगा क्योंकि पैसा आया नहीं है पर आने वाला है। और लिख लेना कहीं अपने पास इनकम आउटस्टैंडिंग को एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये भी कहते हैं। इनकम आउटस्टैंडिंग को एक्रूड इनकम या फिर इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड भी कहते हैं। सर हमारे पास तो ये नोट्स ही नहीं है, कब से तुमसे कह रहा हूँ, नॉमिनल प्राइस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बैच ले लो, उसमें RTP PYQ मिल जाएंगे, MCQ मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ये कलर ग्लॉसी चार्ट मिल जाएगा, इसे पेपर हॉल में भी ले जा सकते हो, 70-75 नंबर चलते चलते पेपर की सुबह में रिवाइज कर जाओगे ये सब कुछ। पर तुम लोगों को लगता है कि प्रमोशन चल रही है। उसके बाद एडवांस इनकम, पैसा पहले ले लिया, काम किया नहीं, अभी अगले साल काम करोगे, पैसा इसी साल में प्राप्त कर लिया, तो क्या इस साल की इनकम में दिखाओगे? नहीं, SPL से, अदर इनकम से लेस कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि मैंने बताया अगले साल का ना खर्चा आएगा ना अगले साल की इनकम आएगी P&L में। तो अगले साल काम करोगे तो इनकम अगले साल की बनेगी, पैसा अभी करंट ईयर में प्राप्त कर लिया एडवांस, तो इसका मतलब करंट ईयर की इनकम नहीं बन जाएगी, करंट ईयर से हटा देंगे। लेकिन बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे करंट लायबिलिटी में। कैसे क्यों? पैसा ले लिया, काम करने की जिम्मेदारी सिर पे चढ़ी हुई है, जिम्मेदारी पूरी हुई नहीं अभी क्योंकि काम निभाया नहीं अभी पूरा, ओहो, इसलिए बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी दिखाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी में। ओके सर। डेप्रिसिएशन भाई साहब तुम जानते हो, डेप्रिसिएशन भाई साहब तुम जानते हो, 12th क्लास से 11th क्लास से पढ़ रहे हो। एक तो अपना P&L सेपरेट हेडिंग होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, कॉर्पोरेट के P&L में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से वहां जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगा क्योंकि डेप्शन एसेट की वैल्यू को गिराता है। हाँ, एसेट की बैलेंस शीट वैल्यू को डेप्शन गिराता है, बिल्कुल ठीक। तो 6 एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई, फिर से रिवाइज कराता हूँ, मैंने कहा यहीं याद करवा के भेजूंगा तुम्हें। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो केवल और केवल बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंटरी में तो जाएगा ही जाएगा। SPL में भी दिखेगा चेंजेस इन इन्वेंटरी में, जब ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे वहाँ पर। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, SPL में एक्सपेंस में ऐड होगा और बैलेंस शीट में आप दिखाओगे करंट लायबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंस SPL से हट जाएगा क्योंकि अगले साल का है, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट में आएगा। इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम में तो आएगी हमारी, SPL में इनकम में ऐड होगी, क्यों? हमने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए बैलेंस शीट में करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में शो करेंगे। एडवांस इनकम, पैसा पहले ही ले लिया तो SPL से हटाओ, ये इस साल की इनकम नहीं है, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओ क्योंकि अभी सिर पे जिम्मेदारी बाकी है। इनकम आउटस्टैंडिंग को इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड या एक्रूड इनकम भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड भी कहते हैं, लिख लेना कहीं पर, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड भी कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। डेप्शन SPL में डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन और बैलेंस शीट में एसेट से PPE से लेस। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग जल गई तो एक तो हमारी परचेजेस कम हो जाएगी, SPL से खरीदा हुआ माल जल गया, वो कम हो गया, और दूसरा हमारा लॉस है, लॉस है। तो हम सर लॉस को तो P&L में दिखाते हैं, तो लॉस बाय फायर के नाम से। कॉर्पोरेट के केस में ये लॉस अदर एक्सपेंसेस में शो होता है, अदर एक्सपेंसेस, इसलिए ध्यान रख के चलना। कॉर्पोरेट के केस में कोई भी लॉस होगा, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, एनीथिंग एल्स, अर्थक्वेक, वो अदर एक्सपेंसेस में शो होगा। अर्थक्वेक वाला नहीं, सॉरी, वो ये S5 में डील करेंगे बाद, ठीक है सर।
तो सामान था, उसमें आग लग गई, सामान जल गया, तो क्या होगा? एक तो हमारी परचेजेस कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स सर, एक तो हमारी परचेजेस कम हो जाएगी, एक तो हमारी परचेजेस कम हो जाएगी। और बैलेंस शीट उसमें अपना अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सामान रखा हुआ था, मालिक घर ले गया अपने घर के लिए, दुकान पे सामान रखा था बेचने के लिए, निकाल के मालिक घर ले गया, तो एक तो परचेजेस कम हो जाएगी एसपीएल में, क्यों? खरीदा हुआ माल कम हो गया, मालिक अपने घर ले गया निकाल के। अब तुम कहोगे एक ही तो बात है सर, दुकान भी मालिक की और घर भी मालिक का, कहीं पे भी रखा हुआ एक ही तो बात है। अरे नहीं यार, अकाउंट्स में मालिक अलग है, मालिक को थर्ड पर्सन की तरह ही ट्रीट करते हैं। बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ बस, तो फिर तो परचेज से लेस होगा और बैलेंस शीट में उसके पैसे में से, उसकी शेयर कैपिटल में से लेस हो जाएगा। मालिक है ना, मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। अब वो बिजनेस का सामान कुछ घर निकाल के ले जाएगा तो उसके पैसे में से पैसा काट लेगा बिजनेस। बिजनेस ने मालिक से कहा मेरा खरीदा हुआ सामान तो अपने घर ले गया, बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए, ठीक है, तेरा जो पैसा मेरे पास पड़ा है ना उसमें से काट लेता हूँ ये चीज़, तूने मेरी चीज़ ली, मैं तेरी चीज़ में से पैसे काट लूँगा। परचेज कम हो जाएगी और बैलेंस शीट से शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। एसेट रिवैल्यूड एट हायर वैल्यू, रिवैल्यूएशन हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो एक तो बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और रिजर्व सरप्लस बढ़ जाएंगे आपकी। बैलेंस शीट में ही इसके दोनों इफेक्ट जाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और ऊपर रिजर्व सरप्लस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन पे बढ़ा हुआ फायदा रिवैल्यूएशन रिजर्व में डील करते हैं हम। बैलेंस शीट में एसेट साइड एसेट की वैल्यू बढ़ गई और ऊपर रिजर्व सरप्लस बढ़ गया, तो बैलेंस शीट टैली रहेगी मेरी। प्रोविजन फॉर टैक्स, एसपीएल में टैक्स एक्सपेंस के नाम से दिखाएंगे, खर्चा भाई, तो पीएनएल में तो जाएगा जाएगा, उसमें कमाई और खर्चे आते हैं। और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, सर टैक्स नाम के खर्चे का प्रोविजन क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि आपको अकाउंट्स फाइनल करने होते हैं 31 मार्च की डेट में, ठीक है, और टैक्स पे होता है जुलाई अगस्त में जाकर के। अब नई आईटीआर की ड्यू डेट्स आ गई, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, बहुत ज़्यादा अलग अलग कर दिया है। तो अब पहले तो यही कह दिया करते थे 31 जुलाई को आईटीआर जाती है, पर अभी अगस्त भी बोलना पड़ेगा। तो 31 मार्च को अकाउंट्स फाइनल करने, और उसमें एक आइटम ऐसा है टैक्स जिसकी पेमेंट होनी है जुलाई में, अगस्त में जाकर के, तो उस टाइम पे अंदाजे से डालते हैं कि कितना टैक्स बनेगा। डालना उसी ईयर के पीएनएल में पड़ता है, क्योंकि टैक्स उसी ईयर के इनकम से रिलेटेड है, तो डालना भी उसी ईयर में पड़ेगा और पेमेंट के लिए भी टाइम भी बाकी है, तो अंदाजन बेस पे डालते हैं। इसीलिए प्रोविजन बनाते हैं करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, क्योंकि 2-3 महीने में पे करना है ना, इसलिए करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर से जो पैसा लेना है उस पर कुछ डाउट है कि इनमें से कुछ डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो एक तो एसपीएल में अदर एक्सपेंसेस में आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अदर एक्सपेंसेस दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स की अलग हेडिंग होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की नहीं होती, और बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करते हैं। 11th क्लास से तुम पढ़ रहे हो एडजस्टमेंट के चैप्टर से कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल से लेस होता है। डेटर्स 1 लाख रुपए के थे, उसमें 2% 2000 का अंदाजा डूब जाएगा, तो 1 लाख में से माइनस कर देंगे डेटर्स में से, ट्रेड रिसीवेबल में से। यस सर। और एसपीएल में अदर एक्सपेंस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया तो रिजर्व कम हो जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, और दूसरी तरफ वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कम हो जाएंगे एसेट साइड से। लायबिलिटी एंड रिजर्व साइड से जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, एसेट साइड से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कम हो जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एसेट साइड पड़े होते हैं। क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर? कंपनी बनने से पहले जो खर्चा आपने पे किया था उसे ओवर द पीरियड आप डेफर करके राइट ऑफ करते हुए चलते हैं। इस बार आपने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ किया उनको, तो जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, वो पैसा आपने यूज़ किया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, और दूसरी तरफ एसेट साइड पड़ा हुआ आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो 7, 8, 9, 10, 11 बार इनको रिवाइज करते हैं। आग लग गई सामान में, परचेजेस कम हो जाएगी एसपीएल में, और बैलेंस शीट और दूसरी तरफ एसपीएल में ही शो करेंगे बैलेंस, एक मिनट, एसपीएल में ही शो करेंगे अदर एक्सपेंसेस, दोनों इफेक्ट एसपीएल में जाएंगे। बिजनेस का सामान मालिक घर निकाल करके ले गया तो परचेजेस कम हो जाएगी, दूसरी तरफ पैसा शेयर कैपिटल से काट लेंगे बैलेंस शीट में उसके पैसे में से। एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो पीपीए एसेट में बढ़ जाएगा बैलेंस शीट में, दूसरी तरफ रिजर्व सरप्लस बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए एसपीएल में अलग हेडिंग है टैक्स एक्सपेंस, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसपीएल में अदर एक्सपेंसेस में, इसकी कोई सेपरेट हेडिंग नहीं है, और बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा। जनरल रिजर्व से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया, रिजर्व सरप्लस में जनरल एक्सपेंस कम हो जाएंगे, जनरल रिजर्व कम हो जाएंगे, और नीचे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये 12 की 12 आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अब आ रहे हैं की नोट्स। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ अगर लाइव डाउट चाहते हो इनमें से। अब आ रहे हैं आपके की नोट्स। बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, अगर ये कोई एडजस्टमेंट देखने को मिलती है तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, बैलेंस शीट के नीचे पड़ी रहेगी, क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। अब बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड क्या होता है, इसे समझाने के लिए 15 से 20 मिनट चाहिए, आधा घंटा भी लग सकता है। अब तुम बताओ, तुम इस मोमेंट पर ये देख रहे हो तो इसमें हमें ये समय लगाना लाजमी है क्या? नहीं, दिस इज इनफ। बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं, ना कि बैलेंस शीट के अंदर।
अगर क्वेश्चन में फिर भी किसी बच्चे को पूछना हो, जानना हो, जरूरत है तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना, मैं आंसर करके चलूंगा आपका। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो उसकी करंट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, वो इग्नोर कर देना, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर में डील होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो लोग जिनसे पैसा लेना होता है, हमने उनको उधार सेल किया हुआ है, उनसे पैसा लेना बाकी है, तो जब इनका नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल के नोट्स टू अकाउंट्स में हमें देखो मैं बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट सब डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ, और प्रैक्टिस करानी ही है हमेशा। जो 6 महीने से ऊपर जिनको पैसा दिए हुए हो गया वो अलग दिखाओगे, और जिनको 6 महीने से कम टाइम हुआ है उनको अलग दिखाओगे। मतलब हमारा शेड्यूल 3, हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जिन नालायकों को 6 महीने से ज़्यादा हो गया पैसा दिए हुए उनको अलग दिखाओ, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा है धोखा देने का। जिनको 6 महीने से कम समय हुआ उनको अलग दिखाओ। तो ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते वक्त ये बात ध्यान रखनी है, ट्रेड रिसीवेबल ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ अलग दिखाएंगे, ड्यू फॉर लेस देन 6 मंथ अलग दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक कहीं गिरवी रख दिया आपने, गिरवी रख के लोन ले लिया, गिरवी रखने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती अकाउंट्स में, केवल उसे आपको नोट्स में डिस्क्लोज करना है। केवल नोट्स टू अकाउंट्स में एक लाइन लिख देंगे आप कि लोन इज टेकन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक को गिरवी रख के लोन लिया है, और बैलेंस शीट P&L में कोई इफेक्ट नहीं जाना। लोन, जब आप लोन का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें भी 2 हेडिंग दिखाओगे लोन के नोट्स टू अकाउंट्स में, सिक्योर्ड लोन अलग, यानी वो लोन जो आपने कुछ गिरवी रख के लिया है, और अनसिक्योर्ड लोन अलग, यानी वो लोन जो बिना कुछ गिरवी रखे हुए लिया है वो अलग। सिक्योर्ड लोन अलग दिखाओगे, अनसिक्योर्ड लोन अलग दिखाओगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पेएबल इन करंट ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लोन लिया था 5 साल के लिए, ठीक है, आज 31 मार्च 2026 है, अब वो 5 साल पूरे होने वाले हैं, मान लो 2-3 महीने बाकी हैं बस, मान लो 2-3 महीने बाकी बस। आज है 31 मार्च 2026, आज आप बैलेंस शीट P&L बना रहे हो, ठीक है सर। इस दिन आपको पता चला कि 10 लाख का लोन ऐसा है जो काफ़ी पहले लिया था, बहुत साल पहले लिया था, इसलिए लॉन्ग टर्म था, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा हो गए लिए हुए, बहुत पहले लिया था, लेकिन उसकी रीपेमेंट का टाइम अब 2-3-4 महीने में ही पेमेंट करनी है। तो ऐसे केस में अब वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, अब आप उसे करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नाम से दिखाओगे। आई रिपीट अगेन, आपने कोई लोन लिया था कई साल पहले, तब वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग था, क्योंकि कई साल के लिए लोन लिया था आपने, तो 12 महीने से ऊपर की कोई भी लोन, कोई भी उधारी लॉन्ग टर्म कहलाती है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, अब उसको पेमेंट में 2-3-4 महीने रह गए हैं बस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक या 12 तक, 1 साल तक का टाइम रह गया उसके रीपेमेंट में। तो 1 साल तक की चीज़ तो करंट कहलाती है ना, तो फिर वो करंट लायबिलिटी में दिखाओगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से। ये पेपर में 2 नंबर का MCQ आया था आपका, ये पेपर में 2 नंबर का MCQ आ चुका है आपका। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में शो करोगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है? आपकी कंपनी ने डिविडेंड पे किया, कुछ शेयर होल्डर ऐसे मिल ही नहीं रहे, उनके ना अकाउंट डिटेल मिल रही ना सर्वे मिल रहा, उनको पैसे ही नहीं दे पा रहे, आप डिविडेंड पे दे ही नहीं पा रहे, उनको डिविडेंड पे ही नहीं कर पा रहे आप उनको, तो हम करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में शो कर देते कि आज पे नहीं कर पा रहे, हो सकता है वो बाद में आए, कुछ टाइम बाद अभी मिल नहीं रहे, तब पे करना पड़ेगा, तो अदर करंट लायबिलिटी में दिखा देते हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं, वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में पढ़ाएंगे आपको, अभी समझ लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से जो रिलेटेड पार्टीज होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 होता है जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी का मतलब अभी समझो नज़दीकी लोग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कहता है कि अगर आपकी कंपनी ने अपने नज़दीकी लोगों के साथ कुछ ट्रांजैक्शन की है तो उसको भाई अलग से शो करना, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टीज यानी नज़दीकी लोगों के साथ ये ट्रांजैक्शंस की हैं। शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ता है कि कहीं कंपनी उनका पैसा अपने नज़दीकी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में मिसयूज़ तो नहीं कर रही। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में ये रूल बना हुआ है कि कंपनी ने अगर नज़दीकी लोगों से कुछ ट्रांजैक्शन की है तो उस ट्रांजैक्शन को सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना कि कंपनी के ये नज़दीकी लोग थे, इसके साथ कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन की है, ताकि शेयर होल्डर इन्वेस्टर चेक कर सके कि कंपनी ने अपने नज़दीकी लोगों के साथ ये ट्रांजैक्शन सही वैल्यू पर किया नहीं है, उनको सस्ते में माल तो नहीं बेच दिया, हमारे पैसे का मिसयूज़ तो नहीं किया। ओके। अगर पीपी अकाउंट या एक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट बनाना पड़े तो सेम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह बनेगा, वो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा पढ़ाया था आपको। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को याद करने के लिए नेमनिक कोड बनाया है मैंने, रोटी CPC EFDO, रोटी CPC EFDO, रोटी CPC EFDO।
आर से होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, ओ से अदर इनकम और टीआई से टोटल इनकम रोटी। ये होगी इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, अदर इनकम और टोटल इनकम। फिर आते हैं खर्चे, सी से चेंजेस इन, सी से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पी से परचेजेस, सी से चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस यानी इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्ट एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में डिस्कस होगी। क्वेश्चन करेंगे, एसपीएल बनाएंगे, वहाँ पे आप देखोगे रोटी, सीपीसी, ई, एफडीओ ये सब आ रहा होगा। तो पूरा एसपीएल याद करने की मैंने नेमनिक भी दे दी यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम। एसपीएल क्या है? प्रॉफिट और लॉस का एक स्टेटमेंट है जिसमें इनकम में से खर्चे माइनस करते हैं और देखते हैं कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। तो पहले इनकम लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल की इनकम, आर से, ओ से अदर इनकम और टीआई टोटल इनकम रोटी। ये हो गई इनकम साइड। फिर खर्चे आते हैं, सीपीसी, ई, एफडीओ। सी से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई रिपीट अगेन, सी से आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जिसमें क्या फिगर लिखते हैं, रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। फिर पी से आता है परचेजेस जिसमें फिनिश गुड्स की परचेजेस को लिखते हैं, जो भी फिनिश गुड्स हमने डायरेक्ट परचेज किया है रेडी टू सेल कंडीशन में। उसके बाद अगेन सी, चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करके लिखते हैं। ऊपर भी बताया था क्लोजिंग स्टॉक अगर होगा तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में। साथ ही साथ WIP भी है तो वो भी चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करके लिखेंगे। ई में आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डबल ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है जिसमें आपका सैलरी, वेजेस ये सब आएगा। एफ से फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट का खर्चा, डी से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और ओ से बाकी अदर एक्सपेंसेस। बाकी अदर एक्सपेंसेस एक जगह और CPC, E, FD ये इनको अलग हेडिंग में शो करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है। तो ऊपर आ गए इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, ROTI रोटी। फिर आगे एक्सपेंसेस, चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्ट एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। फिर इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं और टैक्स पे कर देते हैं। क्वेश्चंस में बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आता है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज में क्या आती है, फिनिश गुड्स की परचेजेस। चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या आता है, WIP और फिनिश गुड्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इसलिए मैंने कहा ये ले लोगे चार्ट और ये हार्ड कॉपी बैच ले लोगे तो फायदे में रहोगे यार। कुछ चीज़ें लिख लेते हैं साथ के साथ, अपने नोट्स भी बन जाएंगे तुम्हारे और इसी चार्ट को रिवाइज करना पेपर के टाइम में ऐसे है। बाकी चॉइस आपकी रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, अब की बार सपने साकार। और जैसे मैंने कहा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री डाउट वहीं लेता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। क्वेश्चंस आएंगे अब।